नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए सुपर 10 नाम से प्रत्येक दिन 10 करंट अफेयर्स अपलोड करूंगा, जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि यह एक ऐसा करंट अफेयर्स होगा जो सीधे तौर पर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और यह आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। आइए हम लोग देखते हैं सुपर 10 के अंतर्गत हमारे सामने कौन कौन सा सवाल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2021 का स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अगर मैं आपसे बात करूं तो यह स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। दोस्तों, एक बार पुनः हम आपसे बात करते हैं कि भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2021 में मनाया है और यह स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा विशिष्ट कार्यक्रम भी शुरू किया गया। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने राष्ट्रगान गाते हुए अपने वीडियो शूट किया और www.rashtragan.in पर अपलोड भी किया है। यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि यहाँ सवाल जो आपके सामने बनेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव किस स्वतंत्रता दिवस पर मनाया गया या किस स्वतंत्रता दिवस से मनाया जा रहा है। वैसी स्थिति में आपका आंसर यहाँ 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में सामने आएगा, जबकि वर्ष 2021 में यह 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस प्रकार का सवाल भी आपके सामने दिखेगा। साथ ही साथ यह किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो आपके सामने संस्कृति मंत्रालय के रूप में उत्तर है। और साथ ही साथ लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके कहां पर अपलोड किया है, तो वह भी आपके सामने है www.rashtragan.in। इसमें लोगों ने अपना वीडियो शूट किया, खास करके राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो शूट किया और इस यहाँ जा करके अपलोड किया। दूसरा सवाल हमारा आता है 2021 का स्वतंत्रता दिवस देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। नरेंद्र मोदी देश के प्रथम ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सर्वाधिक 8 बार लाल किले पर झंडा फहराया। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 6 बार लाल किले पर झंडा फहराए हैं। सर्वाधिक 17 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले पर झंडा फहराया, जबकि 16 बार श्रीमती इंदिरा गांधी एवं 10 बार प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने झंडा फहराया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के रूप में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर जाने जाते हैं, वह कभी भी झंडा नहीं फहरा पाए। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा, हालांकि इन्हें प्रधानमंत्री नहीं कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। ये भी भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक बार भी झंडा नहीं फहराया इन्होंने। अगर यहाँ हम देखें, प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर ही एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री हुए जो कभी झंडा नहीं फहरा पाए थे लाल किला पर, यानी 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, वह वहाँ पर उन्होंने झंडा नहीं फहराया था। दोस्तों, तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने है, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हम लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारा भारत 2 भागों में बट गया और भारत का एक पार्ट जो अब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। चौथा, छोटा किसान बने देश की शान का स्लोगन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा, देश में 80% से भी अधिक ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, लघु किसान वैसे किसान कहलाते हैं जिनके पास
भूमि 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच होती है। यानी हम कहें कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होती है वह लघु किसान कहलाते हैं, जबकि सीमांत किसान वैसे किसान कहलाते हैं जिनके पास भूमि 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ से भी कम जमीन होती है। वैसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर के आसपास भूमि होता है या लगभग भूमि होता है, वैसे किसान को हम सीमांत किसान कहते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और ध्यान दिला देना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री के द्वारा यह भी कहा गया कि वर्ष 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी। इसके अंतर्गत यह सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है कि किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, तो वह लक्ष्य 2022 तक रखा है। उसके बाद 5वां एक सवाल है, महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत रूस से AK-103 राइफलें खरीदने का समझौता किया है। यह सौदा रक्षा बजट में शामिल इमरजेंसी फंड से खरीदा जाएगा या किया जाएगा। वर्तमान में हमारी सेना इंसास राइफल का इस्तेमाल कर रही है। भारत रूस के बीच AK-203 राइफलें बनाने का भी समझौता 2019 में हुआ था। इसके लिए एक अमेठी में एक कारखाना भी लगाया गया, लेकिन निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि भारत रूस से एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत भारत AK-103 राइफलें रूस से खरीदेगा और वर्तमान में जो हमारी सेना इंसास राइफल का इस्तेमाल कर रही है उसके जगह पर यह राइफल का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि AK-203 जो 2019 में एक समझौता हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका मान लीजिए कि फीता काटने का जो काम किया गया था वह भी कर लिया गया, लेकिन अभी इसका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। आइए हम लोग 6ठा बिंदु पर बात करते हैं। यहाँ है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आते ही केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का एक बार पुनः अधिकार प्राप्त हो गया। अब राज्य सरकारें अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप ओबीसी श्रेणी में डाल सकेंगे ताकि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सके। दोस्तों यह कहता है, यानी कि 105वां संविधान संशोधन यह कहता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकारें भी अपने राज्य में निवास करने वाले अन्य जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाल सकती है अगर उसे वैसा प्रतीत होता है तो। वैसी स्थिति में जिस जाति या समुदाय को ओबीसी में डाला जाएगा उसे ओबीसी को मिलने वाले रिजर्वेशन के तहत उन्हें भी मिलना प्राप्त हो जाएगा। हालांकि यहाँ एक शब्द आया है पुनः अधिकार प्राप्त हुआ, इसका मतलब यह होता है कि यह अधिकार 2018 से पहले राज्यों को प्राप्त था, लेकिन 2018 में 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यों का यह अधिकार राज्यों से छीनकर केंद्र में स्थापित कर लिया गया। इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि 2018 के बाद महाराष्ट्र में मराठा को ओबीसी में लाने की बात, उसके बाद हो गया कर्नाटका में लिंगायत समुदाय को लाने का बात, उसके बाद हरियाणा में जाट को लाने का बात किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया था क्योंकि उस समय राज्यों को यह अधिकार नहीं था। अब हम देखते हैं कि 2021 में 105वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अब राज्यों को भी यह अधिकार दे दिया गया है। मैं आपको बताऊं, यह विधेयक जो संविधान संशोधन 105वां है वह 127वां विधेयक के रूप में सामने आया था। यह विधेयक 9 अगस्त को लोकसभा में लाया गया और यहां से 10 अगस्त को पारित कर दिया गया, जबकि यह विधेयक राज्यसभा में 11 अगस्त को लाया गया था। उसके बाद 7वां बिंदु है 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्णतया प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अंतर्गत पॉलीस्टीरीन अर्थात थर्मोकोल से बनी वस्तुएं पूर्णतया प्रतिबंधित हो जाएगी। इससे संबंधित नियमावली केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बनाया है। मैं आपको बताऊं कि यह प्रधानमंत्री के द्वारा पहले भी बोला गया था कि इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे।
खासकर पॉलीस्टीरीन अर्थात थर्मोकोल से बनी वस्तुएं जैसे थाली, जैसे प्लेट, जैसे ग्लास, चम्मचें या अन्य प्रकार की वस्तुएं या पैकेट करने वाली वस्तुएं जितनी भी बनती थी अब उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको दो चीज ध्यान में रखने होंगे कि यह जो है यह नियमावली केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लाया गया, जबकि पूरे देश में जो यह बंद हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से बंद हो जाएगा। तो ये दो सवाल आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। चूंकि मैं आपको बता दूं कि सुपर 10 के तहत हम बीपीएससी को ध्यान में रखे हुए हैं, बीपीएससी को टारगेट करते हुए सवाल को हमने चूज किया है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। अगर यह सवाल भी देखा जाए कि 105वां संविधान संशोधन कब लाया गया या 105वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो वह संविधान संशोधन 2021 में हुआ। अगर 105वां संविधान संशोधन जो विधेयक के रूप में कितना नंबर का विधेयक था, तो 127वां विधेयक था। किस ढंग से हम लोग यहाँ बात करेंगे। हालांकि इसके अंतर्गत एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अभी भी 50% का ही आरक्षण बरकरार रखा गया है, लेकिन राज्य सरकार यह जरूर कहता है कि हमें यह बढ़ाने का अधिकार मिलना चाहिए। ये दोनों सवाल काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखा जा सकता है। हम लोग 8वें बिंदु को देखते हैं। गुजरात की 2 आर्द्र भूमियां। गुजरात की 2 आर्द्र भूमियां खाल झील एवं बागवाना के साथ साथ हरियाणा की 2 आर्द्र भूमियां सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्द्र भूमि क्या है। तो मैं आपको बताऊं, वैसी भूमि जो दलदली भूमि है या वैसी भूमि जिसमें सालों भर पानी लगा हुआ रहता है, वैसे भूमि को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। तो यह स्थल वैसा ही भूमि है। पुनः एक बार हम लोग देखते हैं। गुजरात की 2 आर्द्र भूमियां थाल झील एवं बागबाना के साथ साथ हरियाणा की 2 आर्द्र भूमियां सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा रामसर स्थलों के बारे में थोड़ा विशेष ढंग से हम लोग देखते हैं। तो रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में संपन्न संधि है। मैं आपको बताऊं, रामसर संधि जो आप देख रहे हैं, यह ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक शहर का नाम है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। यह संधि 1975 में लागू हुई और भारत इसका सदस्य 1 फरवरी 1982 को बना। ओडिशा का चिल्का झील भारत का पहला रामसर स्थल बना। अब तक भारत के 46 स्थल रामसर स्थल में शामिल किए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि हरियाणा का पहला यह दो जगह है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको सवाल निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेंगे। यह थाल झील आप जरूर याद रखेंगे कि थाल झील एवं बागवाना कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है और निश्चित रूप से यह आर्द्र भूमि है। उसके बाद हरियाणा की बात करें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह हरियाणा में है। इस प्रकार के सवाल तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आपके सामने यह भी सवाल उपस्थित रहेगा कि हाल ही में गुजरात के किन 2 जगहों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। उसके बाद हाल ही में हरियाणा के किन दो जगहों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। उसके बाद एक सवाल यह भी बन सकता है कि अब तक भारत के कितने ऐसे स्थल हैं जो रामसर स्थल के अंतर्गत रखे गए हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं और इसी हिसाब से आपको ध्यान भी रखना होगा। सुपर 10 के अंतर्गत हम लोग 9वें बिंदु पर बात करने के लिए जा रहे हैं। GSLV F10 यह एक रॉकेट है। GSLV F10 एक रॉकेट है। इसके जरिए
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3। EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3। फिर से सुनेंगे, GSLV F10 जो एक रॉकेट है, रॉकेट नहीं शक्तिशाली रॉकेट है, के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 का प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया, जो तकनीकी खराबी के कारण असफल रहा। यह उपग्रह मौसम संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए छोड़ा गया था। दोस्तों, यह सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूं कि GSLV F10 एक रॉकेट है जिसके जरिए EOS-3 को प्रक्षेपित किया गया। यह प्रक्षेपित करने का काम इसरो के द्वारा किया गया है, लेकिन यह असफल रहा। यह एक मौसम संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला सैटेलाइट था। और 10वां सवाल पे हम लोग चल रहे हैं, 10वें बिंदु पर चल रहे हैं। बुजुर्गों के जीवन स्तर के आकलन के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया, जिसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने अगस्त 2021 में जारी किया। इसके अनुसार 50 लाख से अधिक बुजुर्गों की आबादी वाला राज्य में प्रथम स्थान राजस्थान का है, जिसे स्कोर के रूप में 54.61 का स्कोर दिया गया है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसे स्कोर के रूप में 53.31 का स्कोर दिया गया है। एवं तीसरे स्थान पर बिहार है, जिसका स्कोर 51.82 है। बीपीएससी के हिसाब से आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, यह सवाल आपके सामने उपस्थित हो सकता है। इसमें 2-3 सवाल बनेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुजुर्गों के जीवन स्तर के आकलन के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया, और यह किसने जारी किया। तो भारत सरकार का यानी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने इसे प्रकाशित किया है, इसे सामने रखा है। इस लिस्ट में 50 लाख से अधिक बुजुर्गों की आबादी वाला राज्यों में प्रथम स्थान राजस्थान को दिया गया, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को दिया गया एवं तीसरा स्थान बिहार को दिया गया है। इसे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, बहुत जल्द ही हम ये सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपके सामने लाएंगे। ऑप्शन हो या ना हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपके सामने होगा। मेरे ख्याल से इसमें से कुछ सवाल आपको बीपीएससी पीटी में देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।